नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बॉलीवुड के जाने माने हास्य कलाकार राजपाल यादव की अभिनीत एक फिल्म थी हंगामा। उसमें एक दृश्य बड़ा चर्चित हुआ था, उसके डायलॉग भी बड़े चर्चित हुए थे। फिल्म में सीन कुछ इस तरह से था कि राजपाल यादव को आकर बार बार अलग अलग जो धड़े हैं पीट जाया करते थे, पीटते हैं। और पिटने और जो पिटते हैं वो पिटने के बाद एक मौका ऐसा भी आता है कि वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि क्या मैं कोई मंदिर का घंटा हूं जो हर कोई आता है और बजाकर चला जाता है। मैं ये दृश्य की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो भारतीय राजनीति में इस समय दृश्य बना हुआ है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है वो दृश्य से कुछ मेल जोल खा रहा है या मिलता जुलता वैसा दृश्य बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी फैसले हैं, जो उसके रणनीतिकार हैं, पैरोकार हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बाकी जो कुनबा है उसके जो प्रमुख लोग हैं, उन्हें अपने फैसलों पर बार बार कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पिटाई होती है वो पड़ रही है। और घर से तो जो पिटना पिटाना हो रहा है वो तो है ही, और बाहर भी कहीं ना कहीं दृश्य ऐसा ही है। और हम कह सकते हैं कि विपक्ष जिस तरीके से निशाने पर लिए हुए है वो मंजर भी कुछ ऐसा ही। और अब तो राहुल गांधी जिस आक्रामक मूड में है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पाने के बाद, उसके बाद हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, ये निकल कर सामने आ रहा है। राहुल गांधी अभी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं और वहां उन्होंने जो कुछ देश से जुड़े मसले और मुद्दों पर सवाल हुए हैं और बेबाकी से जो जवाब दिए हैं, उसके बाद भाजपा तिलमिलाई हुई है, बुरी तरीके से आहत है और उस पर एक बवाल खड़ा कर दिया। राहुल गांधी जब भी पहले विदेश यात्राएं किया करते थे तब भी कुछ ऐसा ही दृश्य होता था। हमेशा उनकी यात्रा को कैसे विवादास्पद बनाया जाए, कैसे उन यात्राओं का राजनीतिक लाभ लिया जाए, यही कुछ कोशिश होती थी। और अब जब अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, गरीबी का मुद्दा हो या और ऐसे जो इश्यूज हैं जिन पर देश जवाब चाहता है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, इस पर बवाल मचा हुआ है। तो हम ये सारे जो मसले और मुद्दे हैं, हम रोज अभय दुबे सर से बात करते हैं, उनसे बात होती है, इन सारे जो देश के ताजा मसले मुद्दे होते हैं। जुड़ गए अभय सर हमसे। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभय सर को परिचय की आवश्यकता हम लोगों की जरूर होती ही नहीं है, रोज आप सुनते हैं उन्हें, बेबाक और शानदार राय प्रकट करते हैं। अभय सर, ये जो अमेरिका वाला जो मसला मुद्दा है जिस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है और देशद्रोही तक कह दिया गया है बीजेपी की ओर से, इन सब पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी अभय सर? राहुल गांधी को देशद्रोही कहना या किसी भी विपक्षी नेता को देशद्रोही कहना या अपने आलोचकों को देशद्रोही कहना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके पैरोकारों के लिए कोई नई बात नहीं है। वो इस तरह की बातें कहते हैं और उनका समर्थक मीडिया जो है इन बातों को ले उड़ता है और उनके लिए फिर उस पर माहौल बनाने लगता है। एक जमाने में ये हथकंडा कुछ थोड़ा बहुत चल भी जाता था उनका, और लोग इन बातों को थोड़ा हमदर्दी के साथ देखते सुनते थे और राहुल गांधी या विपक्ष की बातों के ऊपर वो भी कुछ सवालिया निशान लगाने लगते थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं और उसका कोई उतना असर नहीं पड़ता। सवाल ये है कहा क्या जा रहा है, वो तो है ही, हर पार्टी अपना पक्ष उठाए, अपना पक्ष कहेगी, अपने विरोधियों की निंदा करेगी। प्रश्न ये असर किसका पड़ रहा है, जनता तक किसका संदेश पहुंच रहा है, कौन राहुल गांधी को सकारात्मकता के साथ देख रहा है, कौन भारतीय जनता पार्टी को नकारात्मकता के साथ देख रहा है। ये दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा इस पूरे मसले पे बात करने का। अब राहुल गांधी ने चीन के संदर्भ में जो भी बातें वहां कही हैं, अगर आप उन बातों के ऊपर गौर करें तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी बजट संबंधी दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज कुछ और ही कहानी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी की आलोचना करने के उत्साह में कोई और ही बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो आर्थिक सलाहकार हैं, इनमें अरविंद पनगड़िया सबसे आगे हैं। आप उनके बारे में पढ़िए और दूसरे तमाम लोगों को पढ़िए। आर्थिक जो पिंक पेपर्स हैं, जो आर्थिक मसलों के समाचार पत्र हैं, आप उनको देखिए तो आप पाएंगे कि मौजूदा एनडीए सरकार की पूरी कोशिश है कि चीनी पूंजी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले जाए। लेकिन इसमें कुछ खतरा है। खतरा यह है कि जैसे ही वो चीनी पूंजी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलेंगे, वैसे ही सवाल उठेगा कि भाई डोकलाम में तो चीन ने जमीन दाब रखी है, लद्दाख के क्षेत्र में तो चीन ने अतिक्रमण कर रखा है, वो जो इलाका भारत अपना मानता है
उस इलाके में चीन बड़े पैमाने पर बुनियादी अधसंरचनात्मक निर्माण कर रहा है, भवन निर्माण कर रहा है, उसमें चीन अपना जाल फैला रहा है उस इलाके में, ताकि वो अपने कब्जे को प्रमाणित कर सके। तो ये सोच के भारतीय अर्थव्यवस्था घबराती भी है। तो अरविंद पनगड़िया से जब ये सवाल पूछा गया कि चीनी पूंजी का अगर निवेश भारत की अर्थव्यवस्था में उसको इजाजत दी जाए तो आप उसको किस रूप में देखते हैं, तो अरविंद पनगड़िया कहना था कि मैं कोई सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं अर्थशास्त्री हूं। हमें बता दिया जाए कि किस किस क्षेत्र में निवेश सुरक्षा के लिए नुकसानदेह होगा, उन क्षेत्रों में निवेश मत कराइए। जिन क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है, उन क्षेत्रों में चीनी पूंजी को आना चाहिए। अच्छा, ये सब लोग जानते हैं कि चीन की भारतीय बाजार में कितनी बड़ी उपस्थिति है। ये सब लोग जानते हैं कि भारत का हाथ, भारतीय विदेश नीति का हाथ चीन की चट्टान के नीचे दबा हुआ है। और ये गिरिराज सिंह, ये आपके अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्तागण, ये जो एक जिसे कहते नहीं है कि ये एक बोलते ही रहते हैं ये लोग तो हमेशा से एक ही लहजे में बोलते हैं, एक ही तरह की रॉ होती है इन लोगों की बोलने की। जनता इन लोगों की बात सुन के पूरी तरीके से बोर हो चुकी है। लोग अब गंभीर बात सुनना चाहते हैं, लोग अर्थवान बातें सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी की निंदा करके लोगों की हमदर्दी बटोरने का जमाना अब बिल्कुल जा चुका है। राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो गंभीर बातें हैं और उन बातों के ऊपर सोचना चाहिए। चीन बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जायंट है दुनिया का, उसकी एक सप्लाई चेन है और उस भारत अगर उसकी पूंजी के लिए अपने दरवाजे खोलता है, जिसकी तरफ इशारा भारत सरकार का बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है उस आर्थिक सर्वेक्षण में भी इशारा है, और उसके बाद से लगातार इन पिंक पेपर्स में एक मुहिम चल रही है कि चीनी पूंजी के लिए गुंजाइशें निकाली जाएं, चीनी पूंजी के लिए गुंजाइशें निकाली जाएं, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। चीन चूंकि बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, इसलिए उसके यहाँ बहुत छोटे स्तर के, मझोले स्तर के और बड़े स्तर के बहुत रोजगार लोगों को उपलब्ध है। तो उसके जरिए अपने यहाँ रोजगार की समस्या का भारत के मुकाबले ज्यादा समाधान कर पाया है, जबकि भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं बढ़ा है। खुद अरविंद पनगड़िया का मानना है कि जो लाइट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में शुरू से ही भारत इसमें कमजोर रहा है। अभी से नहीं, मतलब मोदी के जमाने से ही नहीं, बल्कि पहले जमाने से भी वो भारी उद्योगों के क्षेत्र में, हैवी इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत ने काफी निवेश किया है, लेकिन इन क्षेत्रों में भारत कमजोर रहा है। और जब तक हल्के औद्योगिक उत्पादन के ऊपर जोर नहीं दिया जाएगा तब तक आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन नहीं होगी। और जब तक मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्यूशन नहीं होगी तब तक शहरों के अंदर बड़े पैमाने पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि स्किल्ड लोग हैं, उन सबको रोजगार नहीं प्राप्त होगा। अब राहुल गांधी की बात को इस परिप्रेक्ष्य में सोचा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। एक और इसके अंदर मुद्दा है जो मैं उठाऊंगा। भाजपा की पुराने जमाने से एक थीसिस है, खास और मोदी के जमाने में ये थीसिस और भी ज्यादा इसने बल पकड़ा है कि विदेशों में जाकर भारत की आलोचना नहीं करनी चाहिए, भारत सरकार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये एक अजीब सी थीसिस है। मैं विदेश में जाऊंगा तो क्या मैं भारत सरकार की आलोचना नहीं करूंगा? और जो विदेश में जाके भारत सरकार की आलोचना करेगा, मोदी जी खुद जाके कांग्रेस के शासन की विदेशों में जाके आलोचना करते रहे। तो वो जब मोदी सरकार की आलोचना की जाएगी तो लोग भारत विरोधी बात करेंगे, और मोदी जी जब कांग्रेस के 55 साल के शासन की आलोचना करेंगे तो मोदी जी भारत समर्थक बात करेंगे। ये पूरी थीसिस ही बिल्कुल गड़बड़। और देखिए, इन बातों से जनता प्रभावित नहीं होती। इन लोगों को, भाजपा वालों को समझ में तो आ गया है, लेकिन पता नहीं इसको स्वीकार करने से ये कतराते हैं कि इनकी हार का मुकाम क्या है। इनकी हार का मुकाम ये है कि ये आर्थिक समस्या को सुलझा नहीं पाए, लोगों की आमदनियां नहीं बढ़ा पाए, लोगों को रोजगार नहीं दे पाए और महंगाई को काबू भी नहीं कर पाए। ये मानते हैं कि छोटा मोटा मैनेजमेंट का इशू है, चुनाव में जो हमें बहुमत चला गया हमारे पास से, ये थोड़ा प्रबंधन का सवाल है, थोड़ी पार्टी की गुटबाजी पे हम नियंत्रण नहीं कर पाए, थोड़ी टिकट बांटने में हमसे गलती हो गई, थोड़ा प्रबंधन का सवाल है, थोड़ा हमें आत्मविश्वास कुछ ज्यादा आ गया था, हमने वो ज्यादा बढ़िया तरीके की मॉनिटरिंग नहीं की। ये सब हम अगली बार कर लेंगे। समस्या ये नहीं है, समस्या तो ये है कि आप चुनावी प्रबंधन, टिकट बांटना, पार्टी की गुटबाजी, इनका बेरोजगारी से कोई संबंध नहीं है, इनका महंगाई से कोई संबंध नहीं है।
और भाजपा के रणनीतिकार महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं मानते हैं। समस्या ये है, जो चीज इनकी पराजय, जो चीज इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का कारण बनी है, उसको ये मुद्दा ही नहीं मानते हैं। चुनाव मुहिम के दौरान इनमें जितनी भी बैठकें होती थी, ये कभी महंगाई और बेरोजगारी पे विचार ही नहीं करते थे। उस प्रश्न में कभी चर्चा ही नहीं होती थी इन लोगों के बीच में। यहाँ तक कि जब इनके नेताओं से बात कहा जाए कि भाई कितनी महंगाई और बेरोजगारी है, तो वो कहते हैं अरे ये भी कोई बात है, जो लोग महंगाई के, जिन लोगों पर महंगाई की मार हो सकती है उनको हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। और बेरोजगारी का, अगर बेरोजगारी है तो हमारे खिलाफ कोई बेरोजगारों का आंदोलन क्यों नहीं है, लोग चुपचाप घर में क्यों बैठे हुए हैं? इस प्रकार की बातें ये लोग किया करते थे और उसका नतीजा इन्होंने भुगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बल्कि 2014 के बाद देश ने कुछ तरक्की की है, उनका तो भाव यही रहा है मोदी जी का। उन्होंने न केवल कांग्रेस बल्कि जो पूर्व में गैर कांग्रेस की सरकार रही उनके प्रधानमंत्रियों को भी खारिज किया है सर। ये हम लोगों ने डिस्कशन पहले भी किया है जी। दूसरा सर, इसमें जो यहाँ हम देखते हैं, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा, हम अगर हिंदुस्तान की बात, भारत की बात करें, अभी जो 2 राज्यों में चुनाव है या जो स्थितियां हैं, इनकी स्थितियां बिल्कुल उसी तरीके से जो मैं फिल्म का एक जिक्र किया मैंने, कि उस घंटे की सी हो गई कि जिसको हर कोई बजा रहा है, क्योंकि आपको अपने घर से जबरदस्त चुनौतियां मिल रही हैं, जबरदस्त आवाजें उठ रही जो पहले कभी नहीं हुआ। अभी जब आपने कश्मीर में टिकट बांटी तब हमने देखा, और हरियाणा में तो इतिहास ही हो गई है। 29 सीटों पर 39 रिबेल्स पहली लिस्ट में ही निकल कर आ गए थे। क्या कुछ हरियाणा को लेकर या दोनों राज्यों की हम बात करें तो, और साथ में महाराष्ट्र भी यदि हम जोड़ दें देखिए, तो आप। लोकसभा, संजीव जी, लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ नाराजगी की लहर थी, लेकिन वो दबी हुई थी और मंद थी सर। वो आंधी की तरह नहीं चल रही थी, एक हल्की हल्की बयार थी। इसलिए भाजपा अपने प्रभाव क्षेत्र में 77 सीटें हार गई। सर। बाकी कुछ बाहर से, प्रभाव क्षेत्र के बाहर कुछ जीती, उसकी वजह से 63 का फर्क दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रभाव जी। क्षेत्र में भाजपा ने की 77 सीटें कम हुई हैं, जो एक बड़ा अंक है। तो वो बंद थी। लेकिन अगर आप हरियाणा चुनाव को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां तो भाजपा के खिलाफ आंधी चल रही है। जी। भाजपा के समर्थक जो पत्रकार हैं, जो भाजपा से हमदर्दी रखते हैं, मनी मन चाहते हैं कि भाजपा जीत जाए चुनाव, वो भी मान रहे हैं कि भाजपा 15 से 20 के बीच में ही सीटें जीत सकती है वहां पर। यानी 90 की विधानसभा में भाजपा 15 से 20 के बीच में सीटें जीत सकती है बस केवल। यानी कम से कम भाजपा 70 सीटें तो हारेगी ही हारेगी वहां पर। और कांग्रेस, हर दांव कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है वहां पर। अच्छा, अब सवाल यह है कि हरियाणा में भाजपा की इतनी बुरी हालत क्यों हुई? इस प्रश्न पर विचार सर। करना जरूरी है। सर। इस पार्टी ने 2014 में हरियाणा में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। फिर 2019 में जीत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन गठजोड़ सरकार बना ली इसने। आज ऐसी हालत क्यों हुई है कि भाजपा के पास कुछ भी नहीं रह गया है, ना जीतने की स्थिति है, ना गठजोड़ सरकार बनाने की स्थिति है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार है इसके? मनोहर खट्टर तो एक मामूली आला कमान के प्यादे हैं। क्या नायब सिंह सैनी जिम्मेदार है? उनको, उन विचारों को तो अभी 6 महीने से ही मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो कैसे जिम्मेदार हो सके? अनिल विज जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसका? मेरा कहना है एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सर। इसलिए जिम्मेदार है कि जब 2014 में जब पहली असाधारण जीत भाजपा ने हरियाणा में दर्ज की, तो मनोहर लाल खट्टर को कहीं से कोने में कहीं पड़े हुए थे, उनको कहीं से खोज के वो लाए नरेंद्र मोदी और उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। खुद उनकी पार्टी के लोग भी भौचक्के रह गए, उनके आला कमान के लोग भी भौचक्के रह गए, हम सब लोग भी भौचक्के रह गए कि भाई ये कौन बंदा है, क्यों बना दिया। बाद में पता चला कि मोदी जी इनके स्कूटर के पीछे बैठ के घूमते थे प्रचारक के दिनों में, इसलिए उन्होंने उसको बना दिया। दूसरी बात उनकी तारीफ नहीं की गई कि बंदा ईमानदार है, भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मोदी जी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो कि भ्रष्टाचार, चलिए ये बात भी ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पहला साल गुजरा, दूसरा साल आया, मनोहर लाल खट्टर एक बहुत ही बेकार और निष्प्रभावी प्रशासक साबित हुए। हरियाणा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज उनके शासनकाल में नहीं रही। बहुत बड़ी बड़ी ऐसी घटनाएं हुई जहां पर उनका प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से लकवाग्रस्त दिखाई पड़े और उनके खिलाफ नाराजगी पैदा हो गई। उस नाराजगी का परिणाम यह हुआ कि 2019 में जब राष्ट्रवाद की हवा चल रही थी, जब थोड़े दिन पहले ही 10 की 10 सीटें भाजपा ने जीती थी, वहां पर ये बहुमत खो बैठे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिद करके उनको दोबारा फिर मुख्यमंत्री बना दिया। फिर अभी 6 महीने पहले, जब इतने वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, 6 महीने पहले उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, नायब सिंह सैनी को बना दिया गया। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि खट्टर साहब को मुख्यमंत्री पद से जरूर हटा दिया गया है, लेकिन खट्टर साहब के कहने से ही सब जगह टिकट बांटे गए। उन्हीं के हाथ में
वो रिमोट है जिस रिमोट के जरिए खट्टर साहब ने सब कुछ किया। हालत यह है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन वो अपना निर्वाचन क्षेत्र खुद तय नहीं कर पाए। जिस निर्वाचन क्षेत्र से जीत के वो मुख्यमंत्री बनाए थे, वो निर्वाचन क्षेत्र ही उनसे छीन लिया गया। उन्हें एक दूसरा निर्वाचन क्षेत्र थमा दिया गया कि आप इससे चुनाव लड़िए, क्योंकि उस निर्वाचन क्षेत्र से खट्टर साहब के एक चहेते जो है उनको चुनाव लड़ना था। तो जिन खट्टर को 9.5 साल मुख्यमंत्री बना के रखा गया, लेकिन 6 महीने पहले दिखाने के लिए उनको हटाया गया, लेकिन दरअसल हरियाणा में भाजपा की बागडोर अभी भी मनोहर लाल खट्टर के ही हाथों में है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के खास आदमी है। वो वहां से अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि जो भी कुछ हरियाणा में आप देख रहे हैं, जो विद्रोह देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो सब उसके जिम्मेदार सामने दिखाई पड़ रहे हैं वो मनोहर लाल खट्टर है, लेकिन उनके पीछे उनकी पीठ पर जिनका हाथ है वो नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्य तौर पर इस हरियाणा में भाजपा की दुर्गत का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है, और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सर, नमूने पेश करें। सर एक चीज और, आप बार बार बिहार को लेकर बहुत सारी शंकाएं कुशंकाएं व्यक्त करते रहे हैं। अभी एक इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी है जिसमें यह कहा गया है कि वहां नीतीश कुमार साहब जल्दी चुनाव चाहते हैं। वो चुनाव चाहते हैं कि दिल्ली के आसपास साथ साथ कोई चुनाव हो जाए। इसे कैसे देखा जाए सर? क्या इसके पीछे मकसद है? क्या उनके दल को तोड़ने की जो आपने आशंका पहले भी जताई है या बन रही है, वो सब कहीं भय उनको अब लग रहा है और ये सरकार जो केंद्र में है उस पे बहुत कुछ असर संभावित है? टिप्पणी सर आपकी। देखिए, नीतीश, मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई भय है तो वो भय नीतीश कुमार को पूरे एनडीए के बारे में होगा। नीतीश कुमार को हो सकता है ये लग रहा हो कि 2025 में अक्टूबर नवंबर तक पता नहीं बिहार में एनडीए टिक भी पाएगा या नहीं टिक पाएगा, या आपसी अंतर्विरोधों से उसका पूरा शिगाजा ढह जाएगा। उसमें पहला जो विकेट गिरेगा वो हो सकता है चिराग पासवान का विकेट हो, क्योंकि चिराग पासवान के 6 एमपी हैं, उन 6 में से 3 एमपीओं के संपर्क में अमित शाह हैं, और उन्होंने पशुपत पारस को भी सक्रिय कर दिया है अमित शाह ने जी। तो वो बिल्कुल चिराग पासवान को तो लग रहा है कि कभी भी उनकी पार्टी तोड़ी जा सकती है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि ये बंदा बार बार हर चीज में पंगे ले रहा है, हर मसले पर कहता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमें समर्थन नहीं कर रहा है, तो क्यों ना इसको जो है इसको दुरुस्त कर दिया जाए। इसलिए अमित शाह जी सक्रिय हो गए हैं। तो एक अब मान लो चिराग पासवान अपनी जगह से हिलते हैं तो फिर एनडीए में पूरा असंतुलन पैदा हो जाएगा, पूरी बात गड़बड़ा जाएगी। एक बार फिर मान लीजिए चिराग पासवान की पार्टी टूटती है और 3 लोग पशुपत पारस के साथ चले जाते हैं, 3 लोग इनके साथ रहते हैं, तो फिर सब कुछ सारी चीज गड़बड़ हो जाएगी। तो नीतीश कुमार को ये भी लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ ही ऑपरेशन लोटस न चला दे। तो इस प्रकार के बहुत से डर हैं। तो नीतीश को मेरे ख्याल से अगर नीतीश ऐसा सोच रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ठोस कारण होगा। देखिए, उन्हें इस बात की बहुत चिंता है कि मुख्यमंत्री का जो 2025 में जो चुनाव हो उसमें फिर से वो जीतें और फिर से वो मुख्यमंत्री बने रहें। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है कि वो किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहें। मुख्यमंत्री से आगे जाकर कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की जो उनकी इच्छा थी, वो इच्छा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। स्वास्थ्य भी उनका खराब रहता है, लेकिन राजनीतिक रूप से बिल्कुल वो चाक चौबंद है। उन्होंने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। हम लोग मानते थे कि सबसे ज्यादा कमजोरी उन्हीं की तरफ से आएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार उस लिहाज से देखा जाए तो एनडीए की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें मजबूत हुए हैं और फायदे में है। तो उनकी मजबूती और उनकी जो फायदे की स्थिति है, जो एडवांटेजेस पोजीशन है उनकी, उस पोजीशन से डरकर भारतीय जनता पार्टी उनके पर कतरने के लिए कोई ऑपरेशन लोटस उनके खिलाफ चला सकती है। ये वो डर है जिसकी वजह से शायद वो इस तरह का कह रहे हैं। शायद ये 2010 में उनके पास में 115 सीट थी, फिर 2015 में 43 रही, बावजूद इसके मुख्यमंत्री तो बने ही हुए और शायद वही लक्ष्य आप जो करें। मैं फिर से लौटता हूँ राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की। और राहुल गांधी जी ने जो आरएसएस पर एक प्रहार किया है, वो उसे कैसे देखा या लिया जाना चाहिए, जिससे बड़े तिलमिलाते हैं ये लोग। वो बहुत एक जो जान है बसी हुई है, और आरएसएस इस वक्त मोदी के बहुत कहीं ना कहीं खिलाफ, या जो वो उगल रहे हैं जो बातें, या वो जो संकेतों में कहा गया है। आपने हालांकि कहा है कि ये मिली जुली नूरा कुश्ती हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी का जो आरएसएस को निशाना बनाया जाना, इस पर भी सर आपकी प्रतिक्रिया। आप अपने दर्शकों को याद दिला दीजिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है आरएसएस के खिलाफ, 1-2 लाइन में।
नहीं, उन्होंने 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 वही वही कहा है आरएसएस को लेकर कि इनकी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी तो वही है कि जो केवल उनका एक सोच है, बाकी देश तो बहुत सारी चीजें सोचता है, उसमें विविधताएं हैं, उनका अपना एक लक्ष्य है। तो वो तिलमिलाहट कहीं उन्होंने पैदा की है उस को कहीं छेड़कर उनको लेकर उनके खिलाफ। देखिए, राहुल गांधी ने अभी से नहीं, मेरे ख्याल से वो बहुत शुरू से ही इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई विचारधारात्मक है, हमारी जी हाँ। फाइट जो है वो आइडियोलॉजिकल है, हमारी फाइट अल्पकालीन नहीं है, हमारी फाइट जो है वो दूरगामी फाइट है, हमारा संघर्ष जो है दूरगामी, ये देर तक चलेगा, इसमें चुनाव में हार जीत होती रहेगी, लेकिन ये संघर्ष बदलेगा नहीं। और वो अपनी लड़ाई को नरेंद्र मोदी या किसी व्यक्ति के खिलाफ न बताकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ बताते हैं। इस मामले में राहुल गांधी ने अपनी बात कभी बदली नहीं है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काफी बेचैनियां हैं इस सवाल को लेकर कि एक ऐसा नेता राष्ट्रीय क्षितिज पर उभर रहा है और तेजी से उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जो जिसका अटैक सीधा हमारे ऊपर है। इससे पहले चूंकि आरएसएस सीधा सीधा सत्ता में भाग नहीं, सत्ता की होड़ नहीं करता है, बीजेपी के जरिए करता है चतुराई पूर्वक। सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। भाजपा अपने चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ती है। एक जमाने में जनसंघ दीपक चिन्ह के साथ चुनाव लड़ता था, आज भारतीय जनता पार्टी कमल के साथ चुनाव लड़ती है। संघ के लोग चुनाव नहीं लड़ते, इसलिए संघ सीधे जो क्रॉस फायरिंग होती है चुनाव में, इधर उधर से जो गोलाबारी होती है, उस गोलाबारी में फंसने से बच जाता है। लेकिन राहुल गांधी उसको उस गोलाबारी के बीच में ले आते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। ये खास नई बात की है राहुल गांधी। वो अटैक उनका, एक जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो संघ के कुछ लोगों ने उनकी तारीफ भी की, राहुल गांधी की प्रशंसा की। राहुल गांधी उससे भी प्रभावित नहीं हुए, ऐसा नहीं कि वो नरम पड़ गए हो। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे अपनी चोट करनी जारी रखी। इसके ऊपर संघ के लोगों ने कहा भी कि भाई हमको इस चक्कर में मत घसीटिए। भागवत ने भी कहा है, राहुल गांधी माने नहीं, ये तो भाई आपको उस चक्कर में क्यों ना घसीटा जाए। संघ के लोग हर जगह घूम घूम के तो भाजपा के लिए रास्ता साफ करते हैं। जहां भाजपा में गुटबाजी होता है, संघ के लोग जाते हैं, वहां पर गुटबाजी दूर करते हैं, उनकी एकता कराते हैं सब जगह। जहां जहां भाजपा फंसती है, संघ वहां तुरंत अपनी बात करके किस तरीके से बात करता है, कैसे उसको, जैसे जातिगत जनगणना वाले सवाल में भाजपा फंसी हुई है, तो संघ उसके लिए रास्ता निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। संघ न केवल उनकी भाजपा की सांगठनिक मदद करता है, न केवल भाजपा में अपने प्रचारकों को भेजता है, बल्कि जहां जहां भाजपा गतिरोध का शिकार होती है, उसके गतिरोध को तोड़ने की कोशिश भी करता है। आज जो मोहन भागवत मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, वो आलोचना तो इसलिए कर पा रहे हैं ना कि मोदी जी का बहुमत कम हो गया, क्योंकि मोदी जी के जिन दुर्गुणों की वो आलोचना कर रहे हैं, वो दुर्गुण तो उनके पास 5 साल पहले भी थे उनके सामने, तब तो लोग चुप बैठे हुए थे। अगर मोदी जी को 300 प्लस सीटें मिल जाती तो आज तो ना ये बातें कह रहे होते। तो ये विशुद्ध अवसरवाद है। ये विशुद्ध अवसरवाद है, और राहुल गांधी इस अवसरवाद से बिल्कुल प्रभावित होने वाले नहीं है। उनका हमला जो है वो सीधे सीधे संघ के ऊपर है। संघ जिस तरह राजनीतिक आलोचना से बच निकलता था, इस बार राहुल गांधी के कारण उस राजनीतिक आलोचना से बच नहीं निकल पा रहा है। इससे संघ में अंदर ही अंदर बहुत नाराजगी है। अभी तो 2 दिन और है, मतलब आज दूसरा दिन शुरू हो गया, राहुल गांधी की यात्रा का चल पड़ा है। कुछ प्रोग्राम्स आज भी होंगे, फिर एक कल भी उनके कुछ हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया उससे मुलाकात भी है। जो प्रधानमंत्री जी का जो अमेरिका दौरा है इसी महीने में, क्या अब उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि जो भय या जो जिस तरह की खलबली है, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का यह दौरा बहुत अहम है। इस पर सर आपकी टिप्पणी। भाई, प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे किस तरह के होते हैं? वो फोटो अपॉर्चुनिटी से भरे होते हैं। उसमें 5-6 औरतें गजरा लगा के आ जाएंगी, कुछ लोग आ जाएंगे, ढोल फोल बजेगा, और उसका एक सीन बनेगा। उस सीन की तस्वीर खींची जाएगी जो हिंदुस्तान में टीवी चैनलों पर चलेगी। बहुत से कम लोग खड़े हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री से हाथ मिलाएंगे। इस प्रकार का एक फोटो अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री हर जगह तैयार करते हैं, और वो पहले से पूर्व नियोजित होती है, प्रायोजित होती है, और वो सब होती है। जो स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए, यानी स्वतः स्फूर्त तरीके से जो प्रधानमंत्री का स्वागत होना चाहिए, पत्रकारों से मिलना चाहिए, उनसे आपसी खुले जवाब सवाल होने चाहिए, इंटरव्यूज होने चाहिए, ये सब उनके कार्यक्रम में नहीं होते। जबकि उसके लिए राहुल गांधी को आप देखिए, राहुल गांधी का पूरा तरीका यह है कि वो जनता के बीच में जाते हैं, वो पत्रकारों के बीच में जाते हैं, हिंदुस्तान में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, विदेश में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिंदुस्तान में भी इंटरव्यू जो से लेना चाहे ले ले,
विदेशों में भी वो अपने खुल के इंटरव्यू देते हैं और उन्हें किसी विवादात्मक प्रश्न पे बोलने में भी हिचक नहीं है। उससे कोई विवाद पैदा हो तो हो, उनके जो विचार हैं वो व्यक्त करते हैं, उसके बाद जिसको विवाद करना हो वो करता रहे, उसमें उन्हें अपनी बात कहने में हिचक नहीं है। तो इस प्रकार का जो दोनों सिरों पर खुला रवैया है वो राहुल गांधी को एक विशेष स्थिति प्रदान कर देता है, जो नरेंद्र मोदी का जो एक हर जगह वो एक प्रायोजित माहौल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले हवा बनी बनाई हो, उस हवा के बीच में जाके वो खड़े हो जाए और फिर उनको उसका राजनीतिक फायदा हो। एक शुरू में ऐसा हुआ था, कुछ राजनीतिक फायदा भी नहीं मिला, लेकिन अब वक्त बदल गया है, सब जगह हवा बदल गई, ये सब हो गया। अब देखिए, एक भारतीय डायस्पोरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि कांग्रेस के साथ है। तेलुगु डायस्पोरा बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ है। तो तेलंगाना में चुनाव हो रहा था, तेलुगु डायस्पोरा ने जबरदस्त रूप से रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी का समर्थन किया था। तो अब नरेंद्र मोदी जो विदेश में जाकर डायस्पोरा के जरिए कुछ चमक दमक हासिल करते थे, वो वक्त भी चला गया। सर आखिर में सर यही जानना चाहूंगा कि जो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये क्या बिल्कुल ऐसे मोड़ पर, इस मुहाने पर आके खड़ा हो गया है कि अब ये खेल इनका, खासकर मोदी जी का, खत्म होने जैसी स्थिति पैदा हो गई? ऐसा हम मान सकते हैं, देख सकते हैं, जो क्योंकि अभी 2 राज्यों के चुनाव, फिर आने वाले 3 राज्यों के चुनाव, बाकी जो ओवरऑल ये अभी हम लोग इसके ऊपर राय दें उससे बेहतर ये है कि हम लोग धैर्यपूर्वक इन राज्यों के चुनाव का इंतजार करें। चुनाव हम लोगों जम्मू कश्मीर का, हरियाणा का और महाराष्ट्र और झारखंड, कम से कम इस साल जो 4 चुनाव होने वाले हैं, इनका हम लोग इंतजार करें। मुझे लगता है कि इन 4 चुनावों में एक को छोड़कर, झारखंड को छोड़कर, बाकी सब जगह भाजपा को हार जाना चाहिए और वो पराजय छोटी मोटी नहीं होगी, बल्कि बड़ी पराजय होगी इन लोगों की। झारखंड में भाजपा टक्कर में है, ऐसी बात नहीं कि वहां जीतने की गारंटी है उसके, लेकिन भाजपा झारखंड में टक्कर में दिखाई पड़ती है। तो 3-0 से तो 3-1 से ये फैसला होगा और 4-0 भी हो सकता है, 4-0 भी हो सकता है। 3 अगर ये हो गया जिस तरह मैं बता रहा हूं, उसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवालिया निशान खुल के सब जगह लगने लगेंगे। अगर इन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कुछ अनपेक्षित रूप से अच्छा प्रदर्शन कर दिया, तब फिर से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई जो लोकसभा में गिरावट आई थी वो एक वन टाइम ब्लिप था, अब वापसी कर सकती है भाजपा। तो देखना चाहिए कि वोटरों का मूड क्या है। जो एंटी इनकम्बेंसी की मंद बयार लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ी थी, क्या अब वो तेज हो रही है? क्या वो और भाजपा के खिलाफ तेजी के साथ बह रही है और राज्यों के स्तर पर वो अपने आप को व्यक्त कर रही है? ये इन चुनावों से हमें पता लगेगा। उसी आधार पर हम लोग देश की जो राजनीति है उसके निकट भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में कुछ फैसला कौन बात कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभय सर। आपने एक हमारे दर्शकों के लिए पूरे का पूरे जो अभी मौजूदा सीन है और क्या संभावना है उस पर आपने प्रकाश डाला। धन्यवाद और आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभय सर, जो देश और दुनिया में जो चीजें चल रही हैं और खासकर भारतीय राजनीति के जो नए मोड़ की ओर हो रही है या जो नया मोड़ ले रही है, उस सब पर अभय जी ने एक पूरे का पूरा रेखांकित किया और क्या संभावना है उसे भी उन्होंने बताया। इस चर्चा में इतना ही। फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ पुनः आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और अभय सर द्वारा जो सारा का सारा एक दृश्य रखा गया है वो आपको कैसा लगा, उस पर अपनी राय हमारे इस वीडियो में जरूर प्रकट कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।